चलिए, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा 11th के कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह रिवाइज किए थे, उसको एक बार फिर से देखते हैं। क्या क्या टर्म्स हमने पढ़े थे। हमने स्टार्ट किया था मास परसेंटेज से, जिसका मीनिंग क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। सेम हमने वॉल्यूम के लिए भी देखा था, वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास बाय मास का रेशियो हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो हो गया। फिर हम जो पुराने पढ़ते थे, अब हमारे जो थे, एक था मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते थे। अगर आपको कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आपको कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट। मोलैरिटी तो बताएगा क्या, जल्दी से बताओ। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड लास्ट वाज मोलैलिटी। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम की जगह मास, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट, एंड लीटर की जगह केजी। ठीक है। बस अब इन्हीं पांचों छह फॉर्मूले को यूज करके हमें वो 5 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या समझ में नहीं आया सौभाग्य? मास परसेंटेज क्यों नहीं निकलेगा इसका? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 निकल जाएगा मास परसेंटेज। क्या क्या दिया हुआ है आपको? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है एंड 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों का देखो फॉर्मूला भी दे दिया आपको, हालांकि मैं होता तो नहीं देता। देखिए, आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पढ़ा हुआ है क्या है, और बेंजीन भी क्या होता है आपको पता है, C6H6 इज बेंजीन। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम से ही चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मेरे पास 4 क्लोरीन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्लियर है? तो दोनों का कितना कितना मास लिया? 22 इसका है, 122 इसका है। चलो, मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 ग्राम। एंड व्हाट अबाउट टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड? मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 122 ग्राम। अब इसका मास बाय मास का रेशियो निकालना है आपको। तो यहां मोल वोल निकालने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मास परसेंटेज निकालने बोला है आपको ना, मोल फ्रैक्शन निकालने थोड़ा बोला है। क्या निकालने बोला है? मास परसेंटेज। तो मास बाय मास का रेशियो करना है बस। तो मास परसेंटेज कितना आएगा बेंजीन का? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? 22 अपॉन, हाँ बस यही ध्यान रखना कि सिर्फ 122 मत कर देना, 22 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100। तो ये मास परसेंटेज आ जाएगा किसका? बेंजीन का। और फिर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना होगा तो क्या करोगे? हाँ, वही वही। मैं तो, आप और लंबा कैलकुलेशन मत करना कि सर 122 अपॉन 144, वो भी कर सकते हैं, बट फिर क्यों इतना कैलकुलेशन करेंगे? सीधा 100 माइनस जो भी इसका परसेंटेज आएगा। देखिए, इन दोनों के अलावा तो उसमें और कोई है ही नहीं ना, दोनों मिलके 100% बना रहे हैं। तो अगर एक का परसेंटेज आपको पता चल गया है तो दूसरा का निकालने के लिए सिर्फ 100 माइनस कर देना। यही सेम काम हम मोल फ्रैक्शन में करते थे, बट 1 माइनस करते थे क्योंकि वो फ्रैक्शन था, और ये परसेंटेज है इसलिए 100 माइनस करेंगे। ठीक है, जल्दी कैलकुलेट करो उसको। किसका? किसका? कितना बोल रहे? 16 15.28। ठीक है, करके आए थे घर से? वेरी गुड। 15.28 कितना हो जाएगा ये? 84 पॉइंट, हाँ 72। 15.28 एंड 84.72, 100 माइनस करने से निकल जाएगा।
ठीक है, वाला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी अब हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक ऊपर चीजें मास परसेंटेज में पूछी गई थी और सब चीजें मास में ही दिया हुआ था, तो हमको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अब आपको इन मासेस को, ये चलो, हाँ तो मास भी नहीं दिया, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में हो तो क्या करेंगे अपन, हाँ 100 ग्राम एज्यूम कर लेंगे। 100 ग्राम एज्यूम करते साथ आपको पता चल जाएगा कि 30 ग्राम उसमें बेंजीन है, बचा हुआ 70 ग्राम उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां से समझना, जिसका मास ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो कम मास में लिया गया है वो सोल्यूट है। ठीक है, ये पहला वाला क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाला बनाना चालू करते हैं। लिखो आप लोग क्या क्या लिखोगे सबसे पहले। तो सबसे पहला लाइन क्या होगा, हाँ लेट अस कंसिडर या लेट अस टेक 100 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन, लेट अस टेक 100 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन। सारे बन गए, कुछ डाउट? थर्ड का बी बोले तो ये वाला, ठीक है। लास्ट वाले का, ये तो डेंसिटी दिया ना, उसकी हेल्प से निकलता। चलो ठीक है, आएंगे अपन इसमें। हाँ लिख लिया पहला लाइन, है ना। लेट अस टेक 100 ग्राम ऑफ दिस सोल्यूशन। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 30 ग्राम, एंड मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, बचा कुचा। ठीक है, अब दोनों को मोल में कन्वर्ट करें, उसके लिए क्या चाहिए हमें, मोलर मास। तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, 78। हाँ 12 इंटू 6 आपका 72, प्लस 1 इंटू 6 इज 6, तो 72 प्लस 6 इज 78 ग्राम पर मोल। और वही मोलर मास ऑफ, उसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आपको निकालना तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है, तो दोनों का मोलर मास की जरूरत पड़ेगी ना। कितना हो जाएगा ये, कार्बन का 12 प्लस 35.5 होता है, 35.5 इज द मास ऑफ, होमवर्क किए क्या पास दोनों है? अरे होमवर्क किया क्या भाई, गाड़ी क्या, गाड़ी क्या दोष है उसमें? वही मैं सोचा, मतलब होमवर्क कराने के लिए मेरे को गाड़ी का टायर ठीक करवाना पड़ेगा पहले, फिर होमवर्क करूंगा, नहीं करनी पड़ेगी। हाँ 35.5 इंटू 4, क्लोरीन का मास, हाँ कितना, 154, 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने दोनों के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, 30, क्या था फॉर्मूला, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो 30 अपॉन 78, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना, 70 अपॉन 154। यहां ये मत करना इसका निकाल के 1 माइनस कर दें, वो मोल फ्रैक्शन में करते हैं, नंबर ऑफ मोल तो निकालोगे ना दोनों के अलग अलग। हाँ कितना कितना आएगा ये, 78, 0.434, क्या 0.384, ठीक है। ग्राम मत लिख देना, इतने देर से मेहनत कर रहे थे मोल निकालने के लिए, और आखिरी में ग्राम लिख के गुड़ गोबर कर दिए पूरा। क्या निकाले हो, ये मोल निकाले हो ना। हाँ हाँ, ओके। इसको, ये आपका कितना, 0.6, यही 6 तो आगे चले जाएगा, 4, हाँ 0.454, ठीक है। ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लास्ट स्टेप, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स ऑफ बेंजीन, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो x is the symbol of mole fraction and C6H6 is the formula of benzene, is equals to, क्या लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ऐसे आप लिख सकते हो ना इसको, C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, पुट कर देते हैं वैल्यू सारी, 0.384 डिवाइडेड बाय 0.384 प्लस 0.454, ऐड करके पॉइंट हटा देना, क्योंकि दोनों के पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट्स हट जाएंगे,
एंड फाइनली क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बता रहा है ना, 0.0.45। एक्चुअली पहले तो ये आएगा ना, आपका ऊपर 384 बचेगा और नीचे 4+4 इज 8, 8+5 13 का 3 कैरी 1 एंड 838। थोड़ा 2 से कैंसिल करना, फिर फाइनल डिवाइड करना, आंसर विल बी 0.4585। तो 459 ही कर लो ना उसको, ठीक है। और हाँ, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है क्या, सिर्फ बेंजीन का निकालने बोला है, सिर्फ बेंजीन का ना, हाँ ठीक है। वरना वरना दूसरे का निकालने बोलता तो 1 माइनस कर देते, दूसरे का आ जाता। तो इधर 1 माइनस करना है, इधर नहीं कर देना, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा, इजी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का मास दे दिया 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O, है ना, कोबाल्ट है ना, CO इज कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो बनना चाहिए पहला, बनाओ जल्दी से, पहला फर्स्ट पार्ट बनाओ। आपके पास मास ऑफ सोल्यूट दिया है, उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको एमएल में दिया, सॉरी लीटर में दिया है 4.3 लीटर्स। बस आपको मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालिए जल्दी से। उसके लिए आपको मोलर मास चाहिए। मोलर मास निकालने के लिए कोबाल्ट का मोलर मास, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना लेके बनाए हो आप लोग, 59 ले लियो क्या, 58.7 होता है, ठीक है, 59 ले लो, 59 लेके बना लो। 59 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक मास। अब निकल जाएगा मोलर मास पूरा कोबाल्ट नाइट्रेट का, निकालिए। 6H2O भी लेना ना, उसको मत छोड़ देना। थर्टी और जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं उसको कैसे करना है। कन्वर्ट कर भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O कितना आएगा ये, 59 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 28 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं टोटल यहां पर, इधर 6 है ना, तो 6 × 16 इज 96। वो वाला ऑक्सीजन अपन वाटर के साथ ले लेंगे, क्योंकि वाटर का मास पता है ना 18 होता है, तो सीधा 6 × 18 करेंगे ना, ठीक है, प्लस 6 × 18 कितना हो जाएगा वो, 108, ठीक है। ऐड करने में कितना आ रहा है टोटल, कितना, 291 ग्राम पर मोल। तो अब निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, दैट विल बी 30 ग्राम अपॉन 291, इतना मोल आ गया, ठीक है। और हमें अब मोलैरिटी चाहिए ना, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 291 इंटू 4.3। तो लीटर में दिया हुआ ना पहले से, इसको ऊपर लेके जाते तो ये 30 ये 300 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 291 इंटू 43, पॉइंट में आएगा आंसर, मतलब फाइनल कितना आ रहा है, 0.024। दिस विल बी 0.024 एम लिख के भी छोड़ सकते हो, या मोल पर लीटर लिख के भी, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आपको, तो इसमें आलस नहीं दिखाना है, ठीक है, करना है कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 0.024 एम या मोल पर लीटर, इसमें आ रहा है 0.
022, ठीक है, वो 58.7 लेके सॉल्व किया, आपन ने 59 ले लिया उसको, कोबाल्ट का मास, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। इसका मीनिंग क्या है देखो, 30 ml पहले आपने जो H2SO4 लिया ना, उसकी मोलैरिटी थी 0.5 m, उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.5 m, और उसका आपने कितना ml लिया है 30 ml। अब आपने क्या किया पता है, उसके अंदर पानी डाल दिया, एसिड में क्या डाल दिया, पानी। इतना पानी डाला कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, सिर्फ पानी डाला, H2SO4 नहीं ऐड किया आपने, मतलब बेसिकली इसी प्रोसेस को तो डाइल्यूशन बोलते हैं ना। आपने दो टाइप के एसिड पढ़े होंगे ना, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड ज्यादा है पानी कम है, और उस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करते हो, पानी ऐड करते हो। तो यहां हमने वही किया है, पानी ऐड करके उस 30 ml को 500 ml बना दिया। तो मोलैरिटी कम होगी ना भाई, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है पर सॉल्यूट बढ़ा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा। आपने सॉल्यूट थोड़ा डाला, ऐसा कहीं लिखा है कि इसमें H2SO4 डाला गया, नहीं। डाइल्यूटेड टू का मतलब ही होता है कि पानी डाला गया है, और पानी इतना डाल दिया उस 30 ml 0.5 H2SO4 में कि उसकी वॉल्यूम बढ़ के 500 ml हो गई। समझ में आ रही बात। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतना ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बढ़ा है। एम आई क्लियर। तो इससे मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम। कैसे कम होगी, आप खुद सोचिए कि मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम, और यही तो बढ़ रहा है, ऊपर का क्वांटिटी तो सेम है, समझे क्या। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी ये जो 0.5 H2SO4 है ना, इसकी मोलैरिटी कम होगी, कितनी कम होगी वो अपन को निकालना है। अब उसको निकालेंगे कैसे, तो एक रिलेशनशिप होता है M1V1 बराबर M2V2, और ये रिलेशनशिप भी ऐसे हवा में नहीं आया। आप खुद सोचो, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के सेम है ना। फर्स्ट केस के लिए मोलैरिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 30 ml, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फॉर एग्जांपल, है ना। सेकेंड केस में मोलैरिटी हमें निकालनी है, वॉल्यूम दे दिया है 500 ml, क्योंकि आपने डाइल्यूट करके अब वॉल्यूम कितना कर दिया पूरे सॉल्यूशन का 500 ml। नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी सेम है, क्योंकि आपने H2SO4 थोड़ी ना ऐड किया, सॉल्यूट तो जितना था उतना ही रहेगा, बस उसकी जगह बढ़ गई रहने की। पहले वो इतनी सी जगह में रह रहा था, अब वो इतनी जगह में रह रहा है, पर वो है तो उतना ही। समझ में आ रहा है क्या। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट कर दो, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो यही आएगा M1V1। इससे इससे क्या निकलेगा M1V1, और इससे क्या निकलेगा M2V2, और नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के इक्वल है ना। अब जैसे मैथ्स में करते हो ना, दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा M1V1 बराबर M2V2। समझ गए क्या। अब डाल दो वैल्यू सबकी, M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 30। इसलिए मैंने बोला कि लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको, क्यों, क्योंकि यहां भी तो वो मिली लीटर में ही है ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कन्वर्ट भी कर दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और मोलैरिटी आपकी यहां पे हमको निकालना है, तो इसको M2 ले लो, ठीक है। तो M2 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो, तो बाकी लोग निकालो। दबाना चाहिए, 0.5 से ज्यादा मत ले आना आंसर, गलत हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि आपने सॉल्यूट तो ऐड किया ही नहीं, तो मोलैरिटी तो बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। मोलैरिटी कम होगी, उसका कंसंट्रेशन कम हो गया है, पहले वो कंसंट्रेटेड एसिड था वो डाइल्यूट हो गया है, ठीक है। कितना बोले 0.03। हाँ, इसका कैलकुलेशन भी इजी है ना, 0.03 मोल पर लीटर, या सिंपली एम, ठीक है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट लिखना है ना। चलो नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4, calculate the mass of urea. Urea was the first organic compound which was synthesized in lab.
वरना उसके पहले तक तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक चीजों से डिराइव्ड हो रहे हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहले यूरिया हमें कहां से मिल रहा था? यूरिन से। बाद में लेटर ऑन उसको लैब में बना दिया गया था, NH2CONH2 वाज द फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल, मोलाल मतलब मोलालिटी, मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे आपको मोलालिटी दी है, आपसे मास पूछ रहा है कि कितना यूरिया डालोगे, कितना ग्राम यूरिया डालोगे ताकि आपका यूरिया का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन 0.25 मोलाल होनी चाहिए। और ओवरऑल आपने कितना लिया है यूरिया? पूरा सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 2.5 kg का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां मोलालिटी दी है, आपको मास बताना है। बट हमको सीधा मोलालिटी से तो क्या निकलता है? मोल्स निकलता है ना। देखिए हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज मोलालिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg। हाँ क्या बोल रहे हैं? 2.5 नहीं, सॉल्यूशन बोल रहा है। 2.5 kg ऑफ इतना सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली मोलालिटी के लिए नहीं दिया हुआ है आपको, ये जो दिया ना ये पूरा सॉल्यूशन का मास है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। मुझे ये बताइए कि 0.25 मोलाल का मीनिंग क्या है? उस दिन हम जब मोलालिटी मोलालिटी सब डिफाइन कर रहे थे तो मैंने आपको मीनिंग समझाया था ना कि कहीं अगर लिखा है 5m सॉल्यूशन तो आप क्या बोलोगे? 5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे ही अगर 0.25 मोलाल लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या है? 0.25 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। का डेफिनेशन तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बताओगे ना। क्या बोला मैंने? लिखो यही चीज लिखो, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। देखो 0.25 मोलाल यूरिया मीन्स 0.25 मोल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं ना अपन। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें शुरुआत यहीं से करनी है, यहीं से चीजें क्लियर होंगी हमें। ठीक है, एग्री ना? ये कितना भी हो सकता है ना, क्वेश्चन में 0.25 की जगह 0.8 दे दिया होता तो ये 0.8 मोल हो जाता इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? हाँ, बट क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया है 2.5 kg सॉल्यूशन चाहिए। अल्टीमेटली मुझे एक बीकर में एक 2.5 kg चाहिए यूरिया, क्योंकि मुझे छिड़कना है मेरे खेत में, मुझे यूरिया छिड़कना है तो मुझे 2.5 किलो चाहिए। और मोलालिटी कितनी होनी चाहिए उसकी? 0.25, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है सॉइल की। समझ लो, ये चीज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन है ये, कि किसान को अपने खेत में यूरिया छिड़कना है, उस यूरिया के लिए उसका कंसंट्रेशन खेत में 0.25 m ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसको 2.5 kg का बीकर लेकर के उसको पूरा सोल्यूशन 2.5 किलो बनाना है। ठीक है, तो उसको यूरिया कितना डालना पड़ेगा उसमें, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये लाइन क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है? 0.25 मोल मतलब कितना ग्राम यूरिया होगा? 0.25 मोल मतलब कितना ग्राम यूरिया? 25वां। निकालोगे ना कोई तरीका से, जैसे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वैसी मास भी निकल जाएगा ग्राम में। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना? मोलर मास कितना हो जाएगा यूरिया का? मोलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है? CH NH2CONH2 ना। अभी तो पीछे फॉर्मूला देखे थे ना अपन ने, देखो NH2। तो निकालो मोलर मास कितना होगा? 62 आ रहा है। NH2 बोल रहे ना, NH2 दो बार है, NH2 तो यानी कि नाइट्रोजन टोटल हो गया 28। सॉरी, हाँ ठीक है 28, दो नाइट्रोजन है ना। क्या हो गया, कुछ बोल रहे हैं? प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? NH2 चार हाइड्रोजन, बीच में है आपका CO, तो 12 प्लस 16 32, और ये 60 आ रहा है। 62 कौन बोला? 60 जा रहा है ना पक्का? 28 28 50, हाँ 60 आएगा, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल।
अब आप निकाल सकते हो 0.25 मोल में कितना ग्राम यूरिया है, या 0.25 मोल का मतलब कितना ग्राम यूरिया होता है। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है, मोलार मास भी आपको पता है, तो मास इन ग्राम निकल जाएगा ना। अरे अभी तक अपन नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे, गिवन मास दिया था, अब उल्टा करने बोल रहा हूं तो नहीं कर सकते क्या। मास निकालना है, मोल से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास को। अभी तक मोल निकाल रहे थे तो मास से डिवाइड कर रहे थे ना मोलर मास को, तो अब मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो उधर नंबर ऑफ मोल से, तो आ जाएगा मोल नंबर मास इन ग्राम कितना हो जाएगा। हाँ 0.25 इंटू 60 कितना हो जाएगा ये। छोड़ अभी सोच लो, पॉइंट नहीं है ना, तो 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 है ना, 150 होता है ना, 25 इंटू 6 150, एक जीरो लगा दो 1500 और दो पॉइंट लगा दो, कितना आएगा 15 ग्राम। ठीक है, तो 15 ग्राम यूरिया 1 किलो पानी में डाला गया, तब 0.25 बनता है, हाँ या ना। अभी तक यही तो करे ना इतनी देर से। 0.25 मोलाल का मीनिंग लिखे कि इसका मीनिंग क्या होता है कि 0.25 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तभी तो आंसर 0.25 आएगा भाई। हमारे फॉर्मूले में ऊपर नंबर ऑफ मोल लिखते हैं और नीचे 1 kg लिखोगे ना, तब तो आंसर 0.25 आया होगा। ये लाइन का मीनिंग समझे ना, ये क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, क्योंकि आप 0.25/1 लिखोगे तब तो 0.25 आंसर आएगा। ठीक है, और अभी अपन ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर उस किसान को 0.25 मोलाल सोल्यूशन का यूरिया बनाना है तो 1 किलो पानी में 15 ग्राम यूरिया डालना पड़ेगा, तब जाके उसका 0.25 मोलाल का सोल्यूशन रेडी होगा, हाँ या ना। पर इससे टोटल मास कितना बनेगा सोल्यूशन का, 1015 kg, हाँ या ना। कितने लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से जो मैंने बोला अभी। उसको बनाने के लिए 1 किलो पानी में 15 ग्राम यूरिया डालना पड़ेगा, तो वजन कितना हो गया टोटल 1015, एग्री। और उसको कितना चाहिए 2.5, अपन पहुंचने वाले वहां तक है ना। ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है पता है, एक लाइन और लिखना समझना, 1015 ग्राम ऑफ, या इसको 1.015 kg भी लिख सकता हूं ना, 1015 ग्राम ऑफ 0.25 m यूरिया, यूरिया कंटेन्स, यूरिया इज इक्वल्स टू 15 ग्राम, हाँ या ना, है ना। 0.1015 ग्राम ऑफ 0.m यूरिया सॉल्यूशन भी लिख दो, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि वो सॉल्वेंट का मास तो नहीं है, नहीं है, वो टोटल मास है। उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया पता है आपको, 1000 ग्राम पानी और 15 ग्राम यूरिया ऐड करके 1015 ग्राम आ गया। बट 1015 ग्राम 0.25 m सोल्यूशन है, बट उसको तो 2.5 किलो बनाना है, तो 2.5 किलो के हिसाब से कितना यूरिया डालना पड़ेगा, कंटेन्स 15 ग्राम यूरिया, तो 1 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा उसको, हाँ 15/1015, पर उसको बनाना कितना है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इतना ग्राम, तो क्या हो जाएगा 15/1015 इंटू 2500, ये हमारा जो भी आएगा उतना ग्राम यूरिया उसको डालना पड़ेगा। समझ गए क्या, निकाल दो कितना आएगा ये। नहीं पर मार्क्स पूछ रहा है ना, देखो क्वेश्चन में पूछ, देखो क्या पूछा है। हाँ तो मतलब फाइनल आंसर मार्क्स में होना चाहिए, पर आप अगर उसको 2.5 kg को सॉल्वेंट मान के चलो तो वो गलत है, क्योंकि वो लिखा है 2.5 kg सोल्यूशन बनाना है उसको लास्ट में। इसका आंसर बताओ मुझे, मतलब ये किसी का नहीं आया क्या आंसर इसका। बताना कितना आएगा। सिंपल है, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा 5 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स में, ये आपका 201 टाइम में, अब बस ये 3 से मल्टीप्लाई करके 201 से डिवाइड कर दो। ओ सॉरी, हाँ ठीक, एक सेकंड, 36.9, मतलब 37 ग्राम हो गया, है ना, 0.1 कहाँ छोड़ेगा वो, है ना, तो 37 ग्राम ये आंसर आ जाएगा। हाँ आ रहा है वही, देखा।
कहाँ किया है पर मतलब आगे कहाँ है? यहाँ पे वॉल ऑफ मीडिया मैंने 0.5 तो थोड़ा अंतर है ना। 37 है वो, 37 पर, ये भी 37 पूरा नहीं आया था, 36.9 आया था, उसको अपन ने 37 किया है। ठीक है, ठीक है। 36 पॉइंट, हाँ ठीक है, 37। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? है ना? अगर आप सीधा इसको सॉल्यूशन ये लेके सॉल्व करोगे ना तो वो गलत है एक्चुअली, कि अगर आप इसी को केजी ले लिया, ये मोल 0.25 मोल ले लिए, दोनों को डिवाइड करके आपने बोला कि मैंने मास निकाले, तो वो गलत है ना? क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये सॉल्यूशन का मास है 2.5 केजी, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन ने पहले ये देखा कि उसने जो 1 किलो पानी में कितना यूरिया डाला, तब जाके 0.25 m यूरिया सॉल्यूशन बना। तो ऐसा ही काम उसको 2.5 किलो बनाने के लिए कितना डालना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड लगाया है यहाँ पे, कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए उसने 15 ग्राम यूरिया डाला था, तो 2500 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया डालना पड़ेगा। तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल लिए, फिर उसको 2500 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड के, if the density of 20% aqueous solution Ki is 1.202 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी इसलिए दिया लास्ट में ताकि आप मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम निकाल सको। यह ऐसा कर सकते हैं ना डायरेक्टली वॉल्यूम, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वॉल्यूम दे दिया था आपको 4.3 लीटर, पर अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, है ना? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए तो डेंसिटी दिया कि वॉल्यूम निकालने के लिए आप मास अपॉन डेंसिटी करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, पहले मोलालिटी तो निकालो, मोलालिटी तो निकल जाएगी। मोलालिटी निकालिए जल्दी से। हाँ मानना ही पड़ेगा, वो तो बताया मैंने कि जब भी परसेंटेज दिया होगा तो आपको उसको 100 ग्राम मानना है। और एक्वस क्या ही है, यानी कि पानी है, सॉल्वेंट क्या है? पानी है। तो 20 ग्राम के आई है, 80 ग्राम पानी है सॉल्यूशन में। 20 ग्राम के आई, 80 ग्राम पानी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा के आई का। ठीक है, mass of Ki will be 20 gram and mass of water is 80 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकालेंगे केआई का, आयोडीन का 127। मोलर मास ऑफ केआई इज 39 प्लस 127, कितना हो जाएगा ये? 6 कैरी 1, 6, 166 ना, 166 ग्राम पर मोल। तो यहां से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई, दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 166। एंड मोलालिटी अगर निकाल रहे हैं अपन, तो मोलालिटी के लिए जो चाहिए सारी चीजें हैं अपने पास। मास ऑफ सॉल्वेंट है ना 80 ग्राम, तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 166 इंटू 80 और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये समझ में आ रहा है क्या? कोई भी पॉइंट में कहीं पे भी डाउट आएगा तो अभी पूछना। 20 बाय 166 हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और डिवाइड बाय क्या करते हैं अपन? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है, तो 80 अपॉन 1000, ऊपर जाएगा तो 1000। ठीक है, एक एक जीरो कैंसिल, ये 4 टाइम्स में चला गया। फिर
80, हाँ तो वही तो केजी में कन्वर्ट किया ना 80/1000 करके। ये भी कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में, और ये हो जाएगा 250 टाइम्स में। तो फाइनली फिर 250 अपॉन 166 करेंगे, जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 80 दिया तो 80 की जगह, हाँ क्यों होगा 100? 1.5 1.5 आ रहा, देखो मोलालिटी 1.5, हाँ ठीक है, 1.5 मोल पर केजी मोलालिटी है ना, चलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा मोलालिटी वाला। सेकेंड पार्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी दोनों का निकालने बोला है क्या? नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई बोला है ना। मोला अच्छा, सेकंड पार्ट मोलारिटी है, थर्ड है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी एक चीज निकाल दो। हाँ, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? x ऑफ के आई इज इक्वल्स टू n ऑफ के आई अपॉन n ऑफ के आई प्लस n ऑफ वाटर। इसको सॉल्व किया था, कितना आ रहा था ये? 0.12। हाँ, एक डिजिट और बताओ ना, निकाले हो क्या? तो 0.120 आ रहा था। हाँ ठीक है, 0.12। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर नहीं निकाले ना अपन अभी। कितना हो जाएगा? n ऑफ H2O 80 ग्राम है ना, तो 80 डिवाइडेड बाय 18, 120। हाँ ठीक है, चलेगा, तीन तीन डिजिट तक भी चलेगा। ठीक है, हाँ ये कितना आएगा? ये हमेशा ऐसा थोड़ी है कि छोटे नंबर को ही बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। मास इन ग्राम अपन मोलर मास याद रखना है ना। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.7288, शायद रिपीट होता रहेगा 4.44, है ना। अरे 80 से 18 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में 72 आएगा ना, 8 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लेके आओगे, फिर 80 हो रहा है ना, तो 4.44, 4.44। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, अब तो हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.120 डिवाइड बाय 0.120 प्लस 4.44। फाइनल आंसर देखो क्या आएगा। ऊपर तो 0.120 ही है, और नीचे हो जाएगा 4.560। पॉइंट हटा ही देना, तो 120 अपॉन 4560, विच विल बी एक्चुअली 12 अपॉन 456। हाँ कितना बोल रहे हो? 0.0, हाँ 0.0 तो आएगा, और फिर 1200 कुछ हो जाएगा, तो वो 12 2 ही बार में जाएगा, 3 बार में तो पार हो जाएगा, तो 0.02 तो आएगा। हाँ, अगला क्या बोल रहे हो? 0.026। हाँ ठीक है, 0.0263, 0.026, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलो लास्ट बताओ, मोलारिटी। हाँ, ये आपका बी पार्ट, एक्चुअली ये सी पार्ट है ना, मोल फ्रैक्शन वाज पार्ट सी। हाँ चलो मोलारिटी निकालते हैं।
मोलैरिटी फॉर्मूले से चलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, है ना, 0.120। बस अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जिसके लिए आपके पास डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी इज 1.202 ग्राम पर ml, ये हमारी डेंसिटी है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पहला लाइन पढ़ लो, 100। 20 kg कहां से है, मास हो जाएगा 100 ग्राम। दिख रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिख रहा है आप लोग को, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाँ m बाय d, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1.202, पर ये ml में आएगा, है ना, क्योंकि ऊपर ग्राम पर ml है, ग्राम ग्राम कट जाएगा तो ml बचेगा ना बस। तो जो हमारा वॉल्यूम आया है वो ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिवाइड कर दो, खत्म, आ गई मोलारिटी। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन बच गया है। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, मोलारिटी इज इक्वल्स टू 0.120 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये, इसी को आप डिवाइड कर दो 1000 से, तो यहीं पे वो ml में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये जो भी आएगा इसमें आप 100 अपॉन 1.202 इंटू 1000 कर दोगे, डिवाइड किया एक्चुअली में, है ना, अरे हाँ ना। अब इसी को यहां पुट कर देंगे, तो ये 1.202 और 1000 तो ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो 1.202 इंटू 1000 ऊपर, और बचेगा क्या नीचे, 100। ये 2 0 कैंसिल, बस अब मल्टीप्लाई करना है, अब तो डिवाइड भी नहीं बचा कुछ। बताइए क्या आएगा फाइनल मोलारिटी, 0.120 इंटू 1.202 इंटू 10। वन 1.44 आएगा आंसर, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस, तो आंसर विल बी 1.44 m। ठीक है, पांचों क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये यूरिया वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है ना, 3 का पार्ट बी, और ये था 3 का पार्ट ए, कोबाल्ट वाला। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मास परसेंटेज वाला, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ये भी अपने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, वो होती है उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। कि आपको मैंने 1 ग्लास पानी दिया, 100 ग्राम पानी है उसमें, आपको भी 100 ग्राम पानी दिया मैंने, एक को शक्कर दिया, दूसरे को नमक दिया, और दोनों बैठ के धीरे धीरे उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो इन्होंने 25 ग्राम डिसॉल्व कर पाया, इन्होंने क्या मतलब, वो तो शक्कर की ही प्रॉपर्टी है ना, इनकी क्या गलती है उसमें, है ना। तो इन्होंने 25 ग्राम डिसॉल्व किया, इन्होंने 40 ग्राम किया, इसका मतलब क्या हो गया, शुगर की सॉल्युबिलिटी 25 ग्राम है और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम है। तो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज गेटिंग डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बस एक चीज फिक्स होनी चाहिए, दोनों को मैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन दूंगा, ऐसा नहीं कि इसको मैंने गर्म पानी दिया और इसको मैंने ठंडा पानी दिया, ऐसा नहीं किया मैंने, नो पार्शियलिटी, समझ रहे ना। तो दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कि टेम्परेचर और प्रेशर से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करेगी। ऑब्वियसली गर्म पानी दूंगा तो वो ज्यादा सॉल्युबल या ज्यादा सॉल्युबल कर पाएगा सॉल्यूट को, राइट, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है।
पर हर बार ऐसा नहीं होता टेम्परेचर के कारण, कि आप ऐसे मत सोचना कि जनरल हर बार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट जितना आप डिसॉल्व कर पा रहे हो इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा भी है ना कि मैंने दोनों को अलग अलग दिया कि तू 150 ग्राम पानी ले, तू 100 ग्राम पानी ले, वो भी गलत हो जाता। जाहिर सी बात है, जिसको ज्यादा पानी दूंगा उसमें स्पेसेस ज्यादा होंगी तो ज्यादा सॉल्युबल होगा ना। सॉल्युबल का रीजन क्या होता है कि जो पानी के बीच की स्पेसेस है ना, उन स्पेसेस में जाके सॉल्यूट जगह बना लेता है अपनी। जहां वो स्पेसेस खत्म हो गई, नाउ नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड। फिर आपको और पानी डालो तो स्पेसेस बढ़ जाएंगी, तब और सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्यूट। या टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो स्पेसेस बन जाएंगी तो और सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है ना? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो ये भी एक फैक्टर होता है ना, नेचर। मैंने टेम्परेचर और प्रेशर तो आपको बताया, नेचर का मतलब क्या है? एक आयनिक सॉल्यूट, या आयनिक बोल लूं या उसको पोलार बोल लूं, एक पोलार सॉल्यूट एक पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। हाँ, इसका कंसेप्ट का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक। एक पोलार सॉल्यूट को पोलार सॉल्वेंट चाहिए घुलने के लिए, और एक नॉन पोलार सॉल्यूट को एक नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए घुलने के लिए। इसका रीजन भी समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl एक पोलार सॉल्यूट है। पोलार का मतलब क्या होता है? जिनमें पोल्स हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है। और ये तो आयनिक सॉलिड है ना, आप इसको पानी में डालोगे ना तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन के बाहर हो जाता है। अब पानी भी एक तरह का पोलार सॉल्वेंट ही है, भले उसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना पानी में। ये पानी है H2O, और ये बॉन्ड कौन सी है? दोनों कोवेलेंट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है? शेयरिंग। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ है? शेयरिंग। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हुई ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक कैसे हो गई? तो हमने दो टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। अब दोनों का मीनिंग क्या होता है समझना ना, ये पुराना ही टॉपिक है, ये नया नहीं है। O और H में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O। ये तो क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है तो मैं और नीचे जाने के लिए भी तैयार हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और जो ज्यादा नॉन मेटालिक होगा वो ऐसा करेगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो बेचारा बीच का है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है। तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो उसके कारण O क्या करेगा ना, ये पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। उससे यहां पे मिल जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों को मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, बन गया पोल। तो एक कोवेलेंट कंपाउंड भी पोलार हो सकता है, भले उसने कंप्लीटली लूज और गेन नहीं किया इलेक्ट्रॉन, जैसे कि NaCl ने किया था। NaCl तो जन्म से ही पोलार है। क्यों? क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन किया था, और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन किया। तो ये लोग तो पहले से ही पोलार हैं। पर पानी पोलार कैसे बना? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता ना, तो ये भी पोलार नहीं होता। जैसे क्लोरीन इज अ नॉन पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के बीच में इक्वल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, किसी के पास भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है खींचने का। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्लोरीन है, ये भी तो क्लोरीन है। तो किसी को भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं मिलने वाला यहां पर। समझ में आ रही बात? तो ये जो हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये हमारे जो बेंजीन, ये जो सॉल्वेंट है ना, ये होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। पर पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो ये समझ गया ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। NaCl पानी में डिसॉल्व होगा, NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। एम आई क्लियर? तो पोलार सॉल्यूट को पोलार सॉल्वेंट चाहिए और नॉन पोलार सॉल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए। एम आई क्लियर? पक्का 100%, है ना? तो ये आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब हुआ। टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि सॉल्युबिलिटी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर बीकर गर्म हो गया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
और अगर बीकर ठंडा हो गया, ठंडा मतलब बीकर से हीट ले ली गई एंडोथर्मिक, तो बीकर हल्का सा ठंडा हो जाता है, एकदम भी ठंडा नहीं होगा बर्फ जैसा, पर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूट था ना उसने एब्जॉर्ब की हीट, रिलीज नहीं करी, रिलीज करती तो बीकर गर्म हो जाता, एब्जॉर्ब करी तो बीकर की गर्माहट ले ली उसने, और किसी गर्माहट ले लोगे तो वो ठंडा नहीं हो जाएगा, तो इसलिए बीकर बाहर से ठंडा हो जाएगा, तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, दोनों चीजें हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस एंडोथर्मिक था कि एक्सोथर्मिक था, वो अपन आएंगे उसमें, ठीक है। और थर्ड चीज क्या लिखी हुई है, प्रेशर। प्रेशर का हमें पता है सॉलिड पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इसलिए आप ज्यादा प्रेशराइज करोगे भी ना तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ने वाली, पर गैस की बढ़ेगी, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। वो सोडा बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिसॉल्व करते हैं, हाई प्रेशर में भरते हैं सोडा बॉटल में, सोडा CO2 को। आप ऑब्जर्व करना, आप एक किनले की पानी की बोतल लेना और उसी किनले कंपनी की सोडा बॉटल लेना, दोनों में आपको ये किनले की जो सोडा बॉटल है बहुत हार्ड लगेगी, ऐसे कंप्रेस नहीं कर पाओगे आप उसको। क्यों? क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से CO2 को भर के ढक्कन बंद किया गया है, और यहाँ पानी में ज्यादा कोई प्रेशर से पानी नहीं भर गया, पानी भरा, ढक्कन बंद किए, सील किए, भेज दिए। बट यहाँ पे बहुत प्रेशर से CO2 को दबा करके कि और ज्यादा CO2 डिसॉल्व हो जाए, तो प्रेशराइज किया गया उसको। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, बट इट हैज गॉट नो रिलेशन विथ सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो सॉल्युबिलिटी ना एक्चुअली हम दो हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी हम दो चीजों की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड और एक पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। दोनों लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन ही है ना, हाँ या ना। उस दिन तो बात किए थे ना, सॉल्वेंट का नेचर जैसा होगा सॉल्यूशन भी वैसा ही होगा, क्योंकि मेजॉरिटी है। किसकी मेजॉरिटी है? सॉल्वेंट की मेजॉरिटी है, इसलिए सॉल्यूशन सॉल्वेंट जैसा ही बिहेव करेगा दिखने में। तो दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है, बस एक में हमने सॉलिड सॉल्यूट डालेंगे और एक में हम गैसियस सॉल्यूट डालेंगे। तो इन दोनों को हमें पढ़ना है वन बाय वन। फिर इसमें टेम्परेचर का ही हम बस इफेक्ट देखेंगे, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का भी इफेक्ट देखेंगे, और वो नेचर वाला तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सॉलिड वाला सॉल्यूट अगर पोलार है तो उसको लिक्विड भी पोलार ही चाहिए, सेम चीज यहां पे भी है। तो नेचर का कोई ज्यादा अलग पॉइंट नहीं है दोनों में, बट टेम्परेचर और प्रेशर का हमें अलग अलग पढ़ना रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हेडिंग डाल के ना ये 2-4 लाइन लिख के लेके आना नोट्स, है ना। अब नोट्स इससे बनाना चालू कर दो, इससे बनाओगे, बीच बीच में जो टॉपिक इसमें नहीं होगा उसके नोट्स में आप लोगों को डिक्टेट करके लिखवा दूंगा, ठीक है। पर ये पांचों क्वेश्चन सबकी कॉपी में होने चाहिए, सुन रहे हो क्या? ये 5 और 3 8, 3 उस दिन किए थे, वो तीनों सॉल्व एग्जाम्पल थे, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, और मैं आज आपको डे 1 में ही बोल रहा हूँ, आज आप